प्यारे छात्रों, पिछली क्लास में हमने लेखक परिचय को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इस मज़ेदार कहानी की। हम भले ही चैप्टर को आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम को देखते हुए भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने सेन साहब की तोहरी नीति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। सेन साहब की काली चमकती हुई स्ट्रिगल इंड कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब ने नई मॉडल कार 7,500 में खरीदी है। उन्हें इस कार पर नाज है। काला रंग, चमक ऐसी कि देखते ही बनती। मेम साहब की सख्त हिदायत थी कि बच्चे गाड़ी के पास भटकने न पाए, अन्यथा वलीनर तथा शोफर ड्राइवर की दशा बिगाड़ दी जाती। सेन साहब को 5 लड़कियां थीं, जो सज्जनता की मूर्ति थीं। उन्हें शालीनता शिक्षा दी गई अथवा नहीं, परंतु क्या क्या नहीं करना चाहिए ऐसी शिक्षा अवश्य दी गई थी। माता पिता को अपनी पुत्रियों पर गर्व था। सेन साहब के यहाँ आने जाने वाले भी इन लड़कियों के व्यवहार से दंग रहते थे। वे इतना अनुशासित अथवा त्रस्त थीं कि बिना आदेश के खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती थी। वे अपने होठों पर ऐसी मुस्कुराहट ला सकती थीं जिसे तारिकाएं उनसे सीख ले सकती थी। किंतु पुत्र, जो कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा, अति शरारती था। शरारती हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब पति पत्नी दोनों की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इस कारण वो घर के नियमों का अपवाद था। मोटर को पुत्रियों से तो खतरा नहीं था, किंतु पुत्र से अवश्य था। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 पुत्रियां जब हुईं तब उनके लिए घर में अलग नियम थे। पुत्र के जन्म लेने पर उसके लिए कुछ और ही नियम बने। सेन दंपति का कहना था कि खोखा लड़का आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही है। तात्पर्य ये कि पुत्र मोह के कारण सेन साहब को पुत्र के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदलना पड़ा। सेन साहब के घर अक्सर दोस्त आते थे। वे उनके भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते तथा किसका बेटा क्या करेगा की बात चलती तो सेन साहब अपने पुत्र के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहते कि वो अपने पुत्र को अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी से अपने ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं। एक दिन ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब अखबार नवीस थे, जो सेन साहब के रिश्तेदार थे। उनके साथ उनका लड़का भी था, जो छोटा होते हुए भी काफी समझदार था। किसी ने उसकी हरकत देखकर तारीफ कर दी तथा उसके पिता से जानना चाहा कि लड़का स्कूल जाता है या नहीं। पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते उनसे पहले ही सेन साहब कहने लगे कि वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। जब अपने बच्चे के विषय में पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उनका जवाब था, उनका बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका कान है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन उनके इस शिष्ट उत्तर तथा प्रच्छन्न व्यंग्य पर तिल मिलाकर रह गए। तभी बाहर शोरगुल होता है। सेन साहब अपने मित्रों के साथ बाहर आते हैं। वहां उनका ड्राइवर एक औरत से झगड़ रहा था। वहीं एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जो ड्राइवर पर झपट रहा था, जिसे वो औरत मना कर रही थी। सेन साहब को देखते ही वो सहम गई। सेन साहब ने बड़े संयत परंतु कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत न करे। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब दौड़े तो देखा कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। पुत्र की ऐसी हरकत के बावजूद उन्होंने अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, कल पुर्जे के प्रति दिलचस्पी होने के कारण काशू कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता है। तभी उनके मित्र मिस्टर सिंह उन्हें नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए जूं ही आगे बढ़े तो देखा कि चक्के की हवा सेन साहब का पुत्र काशू निकाल चुका है। पुत्र की शरारत को नजरअंदाज करते हुए सेन साहब ने अपने मित्र मिस्टर सिंह से कहा कि काशू चक्कों से हवा निकालने का तरीका जान गया है, इसीलिए शरारत कर बैठता है। इससे लगता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। अंदर लौटते ही सेन साहब ने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, उसे बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल उनके सामने सिर झुकाए एक कैदी के समान खड़ा हो गया। सेन साहब ने उसे हिदायत भरे शब्दों में कहा, अपने बेटा मदन पर ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल उनकी बात चुपचाप सुनता रहा और घर आकर पुत्र की निर्ममता से पिटाई कर दी। फलतः मदन के चीत्कार से सेन साहब का आरामदायक शयनागार गूंज गया।
मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन गिरधर नहीं वह कर दिखाया। मदन की करुण रुदन से श्रीमती सेन की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी खेज मदन पर उतारते हुए कहा, कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है? भिकमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। यहाँ आपका इस कहानी का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे यदि आपको कोई चैप्टर या टॉपिक समझने में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट में बताइएगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।